नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन मैं हमेशा की तरह पार्क में खेल रहा था, पर शाम बहुत हो गई थी और अंधेरा छा चुका था। सड़कों की सारी लाइटें जल उठी थीं। फिर भी मैं कुछ देर पार्क में रुकना चाहता था। मैं पार्क से जाने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक किताब वहां गिरी हुई थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस किताब के पास गया। वो बहुत अजीब किताब थी। उसके ऊपर एक शैतान जैसा चेहरा और अनोखा निशान बना हुआ था। किताब के चारों कोनों पर लाल मणियां जड़ी थीं, जिनका रंग अब फीका पड़ चुका था, और बीच में पीले रंग की एक मणि थी। मैं वापस जाने लगा, लेकिन न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने लौटकर वह किताब उठा ली और घर ले आया। रात के 8 बजे मैं अपने डेस्क पर पढ़ाई कर रहा था और वह किताब भी वहीं रखी थी। मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी। आखिरकार मैंने किताब खोली। उस पर जो लिखा था वैसी अजीब बातें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहले पन्ने पर कुछ अजीब नियम लिखे थे। पहला, जिसके पास यह किताब होगी वही इसका मालिक कहलाएगा। दूसरा, इस किताब पर जिसका नाम लिखा जाएगा 1 घंटे के अंदर उसकी मौत निश्चित है। तीसरा, किताब का मालिक दूसरों के विचार पढ़ सकता है। चौथा, अगर किताब मालिक से छिन गई तो उसकी मौत भी तय है। पांचवा, गलत नाम लिखने पर कोई असर नहीं होगा। और नोट में लिखा हुआ था, यह किताब अपना मालिक खुद चुनती है। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हें किसी का नाम लिखना चाहिए। मैंने मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने में काली परछाई बैठी थी। वह धीरे धीरे उठकर मेरे सामने आ गई। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद था और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह किसी जोकर जैसी लग रही थी। उसने कहा, मेरा नाम वायन है। तुम्हें इसमें किसी का नाम लिखना चाहिए, किसी ऐसे का जिससे तुम नफरत करते हो या जो तुम्हें खतरा पहुंचाता हो। मैंने पूछा, क्या यह किताब तुम्हारी है? वायन बोला, अब यह तुम्हारी है। मैंने कहा, यह किताब मेरी नहीं है। अगर तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। वायन मुस्कुराया और बोला, अब यह तुम्हारी हो चुकी है, और फिर अचानक गायब हो गया। अगले दिन शाम को मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक बुजुर्ग औरत से पैसे छीन रहे थे और उसे धक्का दे रहे थे। वे 4 लोग थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और वहां से चला गया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मन में एक सवाल आया, अगर यह किताब सचमुच काम करती है तो मुझे इन गुंडों में से किसी का नाम इसमें लिखना चाहिए। मैंने उनमें से एक का नाम लिखा। वह था समीर। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक जगह भीड़ लगी थी। पुलिस भी मौजूद थी। मैं पास गया और देखा वहां समीर की लाश पड़ी थी। उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। यह देखकर मैं सन्न रह गया और जल्दी से वहां से भागकर स्कूल पहुंच गया। अब मुझे डर लगने लगा। मन में सवाल उठ रहा था कि कहीं उसकी मौत मेरी वजह से तो नहीं हुई। पूरे दिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा। मैं बस जल्दी से घर जाना चाहता था। स्कूल में खिड़की से बाहर झांक रहा था कि अचानक मैंने देखा वायन वहां बैठा हुआ था। उसने कहा, तुमने अच्छा काम किया, और फिर गायब हो गया। उसे मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। घर पहुंचकर मैंने किताब को एक बक्से में बंद कर दिया। रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग उसी किताब और उस हादसे में उलझा रहा। तभी अचानक खिड़की पर अर्जुन फिर दिखाई दिया। उसने कहा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तुमने एक अपराधी को सजा दी। तुम्हें यह काम आगे भी करते रहना चाहिए। मैं गुस्से में बोला, अपनी किताब यहां से ले जाओ। वायन मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। अब मेरा गुस्सा बढ़ गया था। मैंने बक्से से किताब निकाली और बाकी 3 गुंडों के नाम उसमें लिख दिए। जैसे ही नाम लिखे, मुझे उनके हर पल की हर हरकत महसूस होने लगी। मैं जान पा रहा था कि वे अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। शायद वे अभी किसी और की जेब काटने या किसी को डराने की योजना बना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में दूसरे इलाके के गुंडे वहां पहुंच गए। दोनों समूहों के बीच हिंसक भिड़ंत शुरू हो गई। अचानक फायरिंग हुई और गोली के शोर में वही तीनों गुंडे, अमीर, जतिन और विक्की, मारे गए।
इस दृश्य को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ ही देर में दूसरे इलाके के गुंडे वहां पहुंच गए और दोनों गिरोह में झगड़ा हो गया। गोलियां चली और उन तीनों की मौत हो गई। ये सब देखकर मुझे पहली बार सुकून मिला। मैं उस रात सो गया। मेरी नींद अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से टूट गई। मेरी आंखें खुलीं और मैंने देखा कि मेरे चारों ओर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। वह दृश्य बेहद सुंदर था, लेकिन तभी मुझे होश आया कि मैं तो अपने कमरे में था। यह नज़ारा कैसे मेरे सामने आ गया। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और देखा कि मेरे आसपास सिर्फ घास ही घास है और कुछ दूरी पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं सपने में हूं, पर यह महसूस करने के लिए मैंने खुद को चिमटी काटी और दर्द महसूस किया। अब मुझे डर लगने लगा। ठंडे वातावरण में भी मेरी हथेलियों और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैं धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ा। मैंने देखा कि कहीं दूर से रोशनी दिखाई दे रही है। मैंने उसी दिशा में चलना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर मुझे वायन दिखाई दिया, जैसे वह मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा हो। मैंने गुस्से में चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे अपने घर वापस जाना है। वायन ने शांत स्वर में कहा, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आइए, वहीं आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे डर का एहसास हुआ। वायन आगे बढ़ रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही मुझे सामने एक बस्ती दिखाई दी। जैसे ही मैं बस्ती के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वायन की तरह और भी कई अजीबोगरीब भूत या कोई रहस्यमयी प्राणी खड़े हैं। वे भूत जैसे या किसी और दुनिया के दानव लग रहे थे। उनकी उपस्थिति इतनी अलग और अजीब थी कि मैं खुद को वहां बहुत छोटा और असहज महसूस करने लगा। मेरे सीने में घुटन हो रही थी। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह चुपचाप, अलग और सहमी हुई बस्ती के किनारे बैठी थी। मैं उसके पास गया। उसने अपना चेहरा उठाकर मुझे देखा। मैं उसकी आंखों में खो गया। आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, नाक लंबी और संतुलित, पूरा शरीर मानो हीरे की तरह चमक रहा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चुप रही। मैं उसके पास बैठ गया। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैंने धीरे से पूछा। अचानक उसने अपनी मीठी और हल्की आवाज में कहा, मुझे कल ही यह किताब मिली थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे यहाँ आई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा मैं यहाँ अकेला नहीं था। कोई अजीब आदमी या प्राणी मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, मुझे यहाँ तक लेकर आया और मुझे इस कोने में बिठा दिया। मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे यहाँ से वापस घर जाना है। कोई मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, डरने की कोई बात नहीं। मैं भी अभी अभी आया हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम वायन को जानती हो? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। मैंने पूछा, तुम्हें कोई किताब मिली है क्या? उसने कहा, हाँ मिली है। मैंने पूछा, किताब तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा, मैं अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, तभी मुझे रास्ते पर यह किताब मिली। मैंने कहा, वह किताब कैसी दिखती है? उसने कहा, बहुत अजीब दिखती है। उसमें कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। मैंने पूछा, क्या उसमें कोई पत्थर लगे हुए हैं? उसने कहा, नहीं, उसमें किसी भी तरह के पत्थर नहीं है। मैंने पूछा, क्या तुमने उस किताब में किसी का नाम लिखा? उसने कहा, नहीं, मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, बस कुछ नियम पढ़े हैं। वह पढ़कर मुझे बहुत अजीब लगा, पर किसी का नाम नहीं लिखा। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास भी वैसे ही किताब है? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास भी ऐसी किताब है, लेकिन तुमसे थोड़ी अलग है। उसने पूछा, क्या तुमने अपनी किताब में किसी का नाम लिखा? मैंने कहा, हाँ, मैंने अपनी किताब में 4 गुंडों के नाम लिखे हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या वे लोग मर गए? मैंने कहा, हाँ, वे मर चुके हैं। उसने कहा, यह तो बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसने कहा, सबको जिंदा रहने का हक है और हमें बुराई को मारना चाहिए, न कि बुरे लोगों को। मैं बस उसकी बात सुनता ही रह गया। मैंने उससे उनका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम रानी है। मैंने सोचा, सच में रानी ही है। रानी सच में बहुत सुंदर दिखती थी। मैं रानी से बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? रानी बोली, मैं 10वीं कक्षा हूँ और विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने कहा, ओह, वो तो बहुत अच्छा स्कूल है। रानी ने पूछा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैंने कहा, मैं ज्ञान गंगा में पढ़ता हूँ।
11वीं कक्षा। रानी बोली, ओह, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उसी स्कूल में पढ़ती है। पीछे से वायन उन्हें टोकते हुए बोला, नितिन, आओ हमारे रस्म में शामिल हो जाओ। मैंने पूछा, क्या रस्म? कैसी रस्म? वायन ने कहा, आओ यहां। मैंने सामने जाकर जो देखा उसे देखकर मैं बस वहां से भागना चाहता था। दृश्य बहुत ही भयावह था। मेरे शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। मुझे उल्टी आने लगी। मैंने देखा कि सामने किसी आदमी की लाश रखी हुई थी। उसे सिर से पांव तक किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शरीर के हर अंग से खून बह रहा था। पेट की आंत बाहर निकल आई थी। उस देह के मांस का हर टुकड़ा वहां के भूत नोच नोच कर खा रहे थे। वायन बोला, आओ, इन्हीं की तरह तुम भी इस देह का मांस खाओ और हम में शामिल हो जाओ। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने वहीं उलटी कर दी। वहां ठहरे एक भूत ने मुझ पर गुर्राया। वह मुझ पर हमला करने के लिए उस देह का हाथ तोड़कर मेरी तरफ झपटा। मैं गिर पड़ा। अचानक मेरी नींद खुली। चारों तरफ देखा और सुकून मिला कि मैं घर पर हूं। वह सिर्फ सपना था। उस दिन मेरे गले से एक भी निवाला नहीं उतरने वाला था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर देखा। मेरे पापा टीवी देख रहे थे। मेरे पापा डॉक्टर हैं। मैंने टीवी पर देखा कि एक आतंकवादी जेल से भाग गया। पापा ने चैनल बदल दिया। चैनल पर एक व्यक्ति की मौत की खबर चल रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो यह वही आदमी था जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। मैंने पापा को कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा कि वायन वहां मौजूद है। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? और जो कल रात सपना देखा था वह सब क्या है? वायन ने कहा, तुम्हारे सपनों के बारे में मुझे कैसे पता? मैंने कहा, तुम्हें सब पता है। अपनी किताब वापस ले जाओ। वायन बोला, मैं इसे वापस नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगाऊंगा। वायन एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर वहां से चला गया। मैं उस दिन जल्दबाजी में स्कूल गया। क्लास में बेंच पर बैठकर खिड़की की तरफ देखा और रानी के बारे में सोचने लगा। स्कूल छुट्टी के बाद मैं विश्वविद्यालय गया। मैंने पता करने की कोशिश की कि रानी वहां पढ़ती है या नहीं, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने स्कूल की 10वीं के छात्राओं से पूछा, क्या वहां रानी नाम की लड़की पढ़ती है? उन्होंने कहा, हमारे क्लास में कोई भी रानी नाम की लड़की नहीं है। मैंने सोचा शायद वह मेरा सपना ही था, पर उस व्यक्ति का क्या जिसे मैंने देखा था? मैं वहां से घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही कट गए। एक दिन शाम को वायन मेरे कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा, यह किताब अब तुम्हारी है। मैंने कहा, इस किताब का मालिक होते हुए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि इसे ले जाओ। वायन मना नहीं कर पाया। वायन बोला, तुम्हें पता है कि अगर तुम इस किताब को मुझे वापस कर दोगे तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चले जाओ। वायन ने वह किताब ले लिया। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन शाम को जब मैं टीवी देख रहा था, वैसे तो मैं गाने सुन रहा था, पर विज्ञापन आने की वजह से चैनल बदल दिया। न्यूज चैनल लगाया और देखा कि एक आदमी की मौत असाधारण तरीके से हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस रात सपने में देखा था। मेरे दिमाग में खटका लगा। मैंने दोनों किताबें दे दी थीं, तो अब मौत किसके कारण हो रही है और कैसे? मैं पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि वह असाधारण दुर्घटना कैसे हुई। दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या यह सच में सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ असामान्य शक्ति छिपी हुई थी? मैंने अपनी गाड़ी निकाली और रास्ते में निकल पड़ा। आधे घंटे की दूरी तय करते हुए मुझे बार बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरी गाड़ी को रोक रही है। मेरे मन में डर और अनिश्चय की भावना बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरे सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। ब्रेक मारते ही गाड़ी काफी जोर से रुक गई और कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मैं टकराने से बचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। किसी शक्ति ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। जैसे तैसे मैंने अपनी हिम्मत बटोरकर गाड़ी संभाली। हर मोड़ पर सड़क पर अजीब सा साया फैल रहा था, मानो कोई मेरी हर चाल पर नजर रख रहा हो। मेरी आंखें तेजी से चारों ओर झांक रही थीं और दिल में डर के साथ जिज्ञासा भी उभर रही थी। आखिरकार मैं जैसे तैसे पुलिस स्टेशन के गेट तक पहुंच गया। गाड़ी रोकी और बाहर उतरते ही गहरी सांस ली। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह हादसा केवल संयोग नहीं था, इसके पीछे कुछ रहस्यमय शक्ति मौजूद थी। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस असाधारण मौत की फाइल दिखाई जाए। उन्होंने कहा, यह गुप्त है,
हम इसे नहीं दिखा सकते। मैंने कहा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, प्लीज आप मुझे दिखाइए। उन्होंने फाइल दिखाई। मैंने देखा कि यह सारी लाशें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने सपने में देखी थी। आधी खाई हुई, पूरे जिस्म में जख्म हैं। रिपोर्ट में लिखा था कि इसे किसी जानवर ने खाया है। ये सारी लाशें जंगल से बरामद हुई थीं, पहाड़ के पीछे वाले जंगल से। बस अभी इतनी जानकारी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। मिठाई लेकर घर पहुंचा और डायरी भी अपने साथ ले आया। घर पहुंचने पर देखा कि पापा घर पर नहीं थे। मैं सीधे अपने कमरे में गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मैं चौंक गया। मेरे कमरे में वायन पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वायन ने कहा, पहले ये बताओ तुम कहाँ गए थे? मैंने बोला, मैं कहीं भी जाऊं उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वायन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना, होने वाली मौतों को तुम रोक नहीं सकते। मेरे शैतान के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, मेरे लिए फिक्र मत कर वायन, अपनी खैर मना। अब देखना मैं क्या करता हूं। वायन गुस्से में गुर्राया और अगले ही पल जोर से हंस पड़ा। वायन ने कहा, शायद तुम्हें रानी की चिंता नहीं है। उसका नाम सुनते ही मैं घबरा गया। मैं बोला, रानी का असली दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वायन ने कहा, तुम गलत हो। अगर हिम्मत है तो अपनी रानी को बचाकर दिखाओ। ये कहते ही वायन अचानक गायब हो गया। तभी नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं भागकर नीचे गया तो देखा पापा बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वे घर की चीजें इधर उधर फेंक रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और किसी तरह संभाला, लेकिन अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। पापा ने हमेशा मुझे सिखाया था कि आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें इंजेक्शन लगाया, पर दिल और दिमाग में उलझन थी कि आखिर आगे क्या करूं। तभी घर का टेलीफोन बज उठा। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से किसी लड़की की कांपती हुई आवाज आई। हेलो नितिन, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो प्लीज। कौन बोल रहा है? कहां से बोल रहे हो? अपना नाम बताओ। वो आवाज, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा नाम रानी है, हम उस जंगल में मिले थे। मुझे छुपना होगा, जल्दी आओ, मुझे तुम पर भरोसा है। हेलो रानी, हेलो। लाइन कट गई, सिर्फ टू टू की आवाज रह गई। अब मैं दुविधा में था, पापा को संभालूं या रानी को बचाऊं। तभी मैंने तुरंत अपने दोस्त रौनक के घर जाने का फैसला किया। मैंने रौनक को सारी बात बताई और कहा कि वह रानी का फोन नंबर खोजे। उसने कंप्यूटर पर कुछ देर खोजबीन की और फिर बोला, यह नंबर तो लेक एस्टेट एरिया का है। मैं चौंक गया। क्या? यह नंबर किसके नाम पर दर्ज है? रौनक ने बताया, हाँ, यह किसी रानी कपाड़िया के नाम पर है। मैंने कहा, पर लेक एस्टेट में तो कोई नहीं रहता। रौनक ने बोला, अरे ये वही जगह है जहां 2 साल पहले हमारे साथ वो हादसा हुआ था। मैंने कहा, वो तो बचपन की बात थी, उसका इससे क्या लेना देना? रौनक ने बोला, लेना देना है। याद है एक बार तूने स्कूल में मुझे रानी के बारे में बताया था, लेकिन उसके मुताबिक वह विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, जबकि वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था। हो सकता है वह तुझे अपने मकसद के लिए फंसा रही हो। मैंने कहा, लेकिन वो मुझे क्यों फंसाएगी? रौनक बोला, लड़कियां ऊपर से मासूम दिखती हैं, लेकिन कई बार बहुत चालाक होती हैं। मैंने कहा, चाहे जो हो, हमें उसे बचाना चाहिए। रौनक बोला, लड़की के चक्कर में मत पड़, बुरी तरह फंस जाएगा। मैंने कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू जरूर चलेगा। रौनक बोला, लेकिन तेरे पापा का क्या? उनका ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा, मैंने हॉस्पिटल से एक नर्स को बुला लिया है, वही उनका ख्याल रखेगी। रौनक बोला, लेकिन अगर घर में किसी को पता चला कि मैं लेक एस्टेट गया था तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने कहा, हम रात को निकलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रौनक बोला, ठीक है, सबके सोने का इंतजार करते हैं। उस रात रौनक मेरे घर ही रुका और ठीक आधी रात 12 बजे हम दोनों घर से निकल पड़े। मैं और रौनक रात के ठीक 12 बजे घर से निकले। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था, गहरी खामोशी छाई थी, जैसे खुद सन्नाटा भी आज कुछ देखने को बेताब हो। रात के सन्नाटे में गूंजती झींगुरों और कीड़ों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। रौनक ने धीरे धीरे गाड़ी निकाली। वह गाड़ी चला रहा था और मैं बगल में चुपचाप बैठा था। कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। भीतर ही भीतर हम उस अनजान अंजाम से सहमे हुए थे।
रास्ते में हम एक पेट्रोल पंप पर रुके, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। वहां के एक कर्मचारी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रौनक ने जवाब दिया, हम लेक एस्टेट जा रहे हैं। मैंने तुरंत उसे टोका, नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। वह कर्मचारी हमें अजीब नजरों से घूरने लगा। बिना कुछ कहे हम वहां से गाड़ी निकाल लाए। गाड़ी में बैठे बैठे अचानक मुझे 2 साल पुराना एक वाकया याद आ गया। तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और रौनक की फैमिली लेक एस्टेट में ही रहते थे। वहां कई और परिवार भी बसे हुए थे। लेक के पास जाना सख्त मना था। यह नियम वहां का हर कोई जानता था। एक दिन मेरे पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुम अब बड़े हो गए हो और पिता होने के नाते यह बात बताना मेरे लिए जरूरी है। मैंने पूछा, क्या पापा? पापा ने धीमी आवाज में कहा, जितना हो सके नदी के पास मत जाना। अपनी परछाई से हमेशा दूरी बनाए रखना। अगर कभी कोई अजीब सी किताब दिखे तो तुरंत वहां से भाग जाना। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हें कभी किसी घंटी की आवाज सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, पर इन सब से होगा क्या? पापा ने सख्ती से कहा, अभी जितना बताया है उतना ही करो। यह कहकर पापा वहां से चले गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बड़ा मिशन सौंपा गया हो। उस वक्त मुझे अजीब सा गर्व भी महसूस हो रहा था। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद हम घर लौट रहे थे। तभी रौनक ने जिद की, चलो नदी के पास चलते हैं। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मेरे पापा ने मना किया है, वहां जाना बिल्कुल मना है। रौनक ने हंसते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मी पापा ने भी मना किया है, लेकिन हमारे दोस्त हमें डरपोक समझते हैं। अगर हम वहां चले गए तो सबको साबित कर देंगे कि हम कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन पापा को पता चल गया तो? रौनक बोला, कुछ नहीं होगा, बस हमें उस किताब से दूर रहना है। मैं आखिरकार मान गया और हम नदी की ओर निकल पड़े। नदी के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां जाना मना है। लेकिन हम दोनों चेतावनी को नजरअंदाज कर अंदर चले गए। रौनक ने कहा, चल अपनी एक वीडियो बना लेते हैं ताकि सबको यकीन हो। उसने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोपहर के 3 बज चुके थे और 4 बजने वाले थे। तभी हमने देखा, नदी किनारे एक पुरानी बोट बंधी हुई थी। मैं आगे चल रहा था और रौनक कैमरा ऑन की मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने उत्साहित होकर कहा, थोड़ी देर बोटिंग कर लेते हैं। हम दोनों बोट में बैठ गए और उसे किनारे से खोल दिया। धीरे धीरे हम नदी के बीच तक पहुंच गए। तभी अचानक बोट जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। हम दोनों बुरी तरह डर गए और जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। बड़ी मुश्किल से हम किनारे पहुंचे। बोट से उतरते ही हम तेजी से भागने लगे। कुछ दूर जाकर रुके और हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरी नजर नदी की ओर पड़ी। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, रौनक, वो देख, नदी में। रौनक ने भी देखा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना इधर उधर देखे मुझे खींचकर भागने लगा। हम दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। जब तक हम घर नहीं पहुंचे हमारी सांसें थमती नहीं थीं। घर के सामने रुककर रौनक ने कहा, यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैंने सिर हिलाया। हाँ, तूने सही कहा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा ने खाने के लिए बुलाया। मैं खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मम्मी आई और बोली, क्या हुआ, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। माँ ने मुझे शुभ रात्रि कहा और कमरे से चली गई। लेकिन मैं सारी रात उसी घटना के बारे में सोचता रहा। आंखें भारी हुईं और गहरी नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। तभी अचानक मेरे कानों के पास हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे कानों में फूंक मार रहा हो। नींद इतनी गहरी थी कि मैं आंखें खोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन हवा तेज होती गई। आखिरकार मैं बिस्तर से उठकर खिड़की बंद कर आया। दोबारा लेटा ही था कि वही अजीब आवाज गूंजने लगी जो नदी के पास सुनाई दी थी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। कहीं वह परछाई मेरे कमरे में तो नहीं आ गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह जब आंख खुली तो खिड़की खोली। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना रौनक के घर चला जाऊं। मैंने बिना नाश्ता किए छतरी उठाई और रौनक के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर की बारिश और भी तेज दिखाई दी। शायद सारी रात यही बरसात होती रही थी। चारों ओर बूंदों की फुहार से
हल्का सा कोहरा छा गया था और मेरी गाड़ी का पहिया आधा पानी में डूब चुका था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी पापा ने बाहर से आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, पापा, मैं रौनक के घर जा रहा हूं। पापा ने सख्ती से कहा, इतनी बारिश में मत जाओ। मैंने कहा, पापा, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा ने समझाते हुए कहा, बेटा मेरी बात मानो, बाहर जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम बाद में भी जा सकते हो। पापा की बात सुनकर मैं वापस घर के अंदर आ गया। मैं अभी टीवी के सामने बैठा ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला। वहां रौनक खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और चेहरे पर अजीब सा डर। पापा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठाया। वह बहुत घबराया हुआ था, जैसे उसने अभी अभी कोई खौफनाक चीज देखी हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन वह चुप रहा, बस कांपती आंखों से मुझे देखने लगा। फिर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, वो आई थी। मैंने चौंकते हुए कहा, कौन? उसने कहा, वही जो हमने कल नदी में देखी थी। वो परछाई, उसका कोई चेहरा नहीं था, बस परछाई जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ही परछाई हो। मैंने उसे समझाते हुए कहा, शायद तू रात में बाथरूम गया होगा, लाइट जलाई होगी और अपनी ही परछाई देखकर डर गया होगा। रौनक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी परछाई तो हमेशा मेरी नकल करती है, लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं थी। वो अलग थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक कमरे में एक आग का छोटा सा गोला प्रकट हुआ और पूरा घर लाल रोशनी से भर गया। उस रोशनी की चमक से वो परछाई पल भर में गायब हो गई। रौनक बुरी तरह हिल गया और बोला, वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मैंने यह सारी बात मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया, बस हमें चुपचाप सो जाने को कह दिया। मैंने रौनक से कहा, क्या तूने ये सब अपनी मम्मी को बता दिया? हमने तो वादा किया था कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। तभी पीछे से पापा की आवाज गूंजी, मैंने सब सुन लिया बेटा। पापा गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि नदी के पास मत जाना, परछाई से दूर रहना और उस किताब से भी। आखिर क्यों नहीं समझते तुम? मेरी एक भी बात तुम्हारे कानों में नहीं जाती। मैंने डरते डरते कहा, पापा, हमारे स्कूल के बच्चे हमें चिढ़ा रहे थे, इसलिए हमने साबित करने के लिए वहां जाने का फैसला किया। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें कोई भी चिढ़ाए, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम अब बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। दूसरों के बहकावे में आकर ऐसे खतरे उठाना बहुत गलत है। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद पापा ने हमें गंभीरता से समझाना शुरू किया। उस नदी पर एक पुराना श्राप है। अगर कोई वहां जाता है या किसी को अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, तो उसकी परछाई धीरे धीरे अलग रूप लेने लगती है, और जब वह पूरी तरह बन जाती है तो असली इंसान को खत्म कर उसकी जगह वो परछाई ले लेती है। बहुत साल पहले लेक एस्टेट में एक औरत रहती थी। वह काला जादू करती थी और उसके पास एक किताब थी जिसे वह शैतान की किताब कहती थी। वह जिस किसी से दुश्मनी रखती या जिसे पसंद नहीं करती, उसका नाम उस किताब में लिख देती और फिर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक बेगुनाह का नाम लिख दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर उसी नदी में डुबो दिया। उसकी मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी नदी में कैद है। उसकी किताब अब इंसानों के बीच घूम रही है। जो भी उस किताब का इस्तेमाल करेगा, वही उस चुड़ैल को नदी से मुक्त करेगा, और अगर वो आजाद हो गई तो सब कुछ खत्म कर देगी। रौनक ने घबरा कर कहा, लेकिन वो किताब तो हमें नहीं मिली। पापा ने गंभीर स्वर में कहा, रौनक, क्योंकि परछाई सबसे पहले तूने ही देखी थी। रौनक हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, शायद, हाँ, मतलब वो परछाई किसी और की थी, शायद किसी लड़की की। पापा ने सिर झुकाकर कहा, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो लाल रोशनी अचानक प्रकट हुई और उसे गायब कर दिया। फिर पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें यह शहर तुरंत खाली करना होगा। मैंने हैरानी से कहा, क्यों पापा, आखिर हुआ क्या है? पापा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हम यहीं रहे तो वो डायन हमें खत्म कर देगी। मैंने चौंकते हुए कहा, कौन डायन? पापा ने ठंडी सांस ली, वही जो तुम्हें नदी में दिखाई दी थी। रौनक ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अंकल,
आप डॉक्टर होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? पापा अचानक गंभीर हो गए। रौनक, मुझे तुम्हारे घर चलना है, अभी। हम तीनों गाड़ी में बैठे और तेजी से रौनक के घर पहुंचे। घर पहुंचते ही पापा ने दरवाजे पर खड़े उसके माता पिता से कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रौनक के पापा ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। बैठक में बैठते ही मेरे पापा बोले, वो नदी वाली डायन अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है, हमें इस जगह को छोड़ना होगा। ये सुनते ही रौनक की मम्मी चौंक गई। उन्होंने कहा, तो इसलिए मेरा बेटा कल रात इतना डरा हुआ था? मेरे पापा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल, ये बच्चे गलती से उस नदी में चले गए थे, अब वही डायन उनका पीछा कर रही है, हमें इन्हें बचाना होगा। रौनक के माता पिता तुरंत शहर छोड़ने की तैयारी में जुट गए। मेरे पापा भी मुझे घर ले आए और सामान पैक करने के लिए कहा। जल्दी ही ट्रक मंगवाया गया, सारा सामान उसमें रखा गया और हम लेक एस्टेट छोड़कर दूसरे शहर की ओर निकल पड़े। गाड़ी में बैठे बैठे मैं सारी बातें सोच रहा था कि अचानक सामने कुछ तेजी से गुजरा। रौनक ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। मैंने बाहर झांका। सामने दो रास्ते थे, बीच में एक साइन बोर्ड लगा था। एक रास्ता लेक एस्टेट की ओर जाता था और दूसरा हाई स्ट्रीट की ओर। रौनक ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, यह क्या था बे, क्या गुजरा अभी? मैंने सिर हिलाया। आई डोंट नो, रौनक बोला, शायद कोई पक्षी होगा। लेकिन अगले ही पल उसने गाड़ी लेक एस्टेट की तरफ मोड़ दी। हमने देखा वो जगह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सारे घर खाली पड़े थे, कोई इंसान वहां नहीं था। सड़क की लाइटें बुझी हुई थीं। वीरानी ऐसी थी कि जैसे जगह ने खुद सांस लेना छोड़ दिया हो। तभी अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा टॉर्च जलाते हुए बाहर आया। रौनक ने उसे देखकर गाड़ी रोकी। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाया, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां आना मना है। उसकी उम्र करीब 50-60 साल होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल काले सफेद का मिश्रण। उसने पुरानी सी पैंट और शरीर पर एक मोटा कपड़ा लपेट रखा था। मैंने कहा, अंकल, आप ही तो रात को यहां मौजूद हैं, फिर हमें क्यों मना कर रहे हैं? बूढ़ा चीखकर बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो, यहां से तुरंत निकल जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। रौनक बोला, हम यहां पहले रहते थे, बस पुरानी जगह देखने चले आए हैं, पुरानी यादें ताजा करने। बूढ़े ने अचानक मुझे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम डॉक्टर सहगल के बेटे हो? मैं चौंक गया। जी हाँ, आप मेरे पापा को जानते हैं? बूढ़े की आंखों में अजीब चमक उभरी। उसने कहा, तो मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ। रौनक झिझकते हुए बोला, कहाँ? बूढ़ा बस इतना बोला, आओ मेरे पीछे। वह धीरे धीरे आगे चलने लगा। हम गाड़ी से ही उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद वह एक पुराने घर के सामने रुका और बोला, अंदर आओ। हमें अजीब लगा। पूरे इलाके में वही अकेला इंसान दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अंधकार, सन्नाटा और कीड़ों की भयावह आवाजें। फिर भी हमने हिम्मत की और गाड़ी से उतर गए। रौनक ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, यह मत भूलना कि हम यहां रानी को ढूंढने आए हैं। रानी का नाम सुनते ही उस बूढ़े के कदम थम गए। वह हमें ऐसे घूरने लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके माथे पर पसीना छलक आया। डर से कांपती आवाज में वह बुदबुदाया, रानी। वह घबरा कर बोला, क्या क्या वो वापस आ गई है? वो तो डायन है। वो तो मर चुकी थी। मैं और रौनक हैरान रह गए। हमने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? रानी तो एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की है। बूढ़ा हड़बड़ाकर बोला, तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे उस घर के अंदर दाखिल हो गए। हम दोनों उसके घर के अंदर दाखिल हुए। उसने हमें चेयर पर बैठने का इशारा किया। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। अंदर काफी धूल जमी हुई थी। शायद कई दिनों से घर की सफाई नहीं हुई थी। मैंने देखा, हर तस्वीर पर धूल की मोटी परत थी। कुछ तस्वीरें बिल्कुल धुंधली नजर आ रही थीं और कई जगहों पर पुराने फटे पर्दे टंगे हुए थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इतनी रात को तुम लोग यहां क्या कर रहे थे? हमने जवाब दिया, असल में हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने हमसे मदद मांगी थी। उसने फोन पर कहा था कि वह यहां फंसी हुई है, इसलिए हम यहां आए हैं। बूढ़ा कुछ देर हमें घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूं। वह रसोई की तरफ चला गया। हम वहीं बैठे रहे। तभी हमने देखा कि रसोई के पास एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है।
हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गए। ऊपर एक कमरा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर सिर्फ एक बेड, एक पुरानी चेयर और एक डेस्क रखा था। डेस्क पर एक तस्वीर रखी थी और खिड़की पर जमी धूल कमरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। हम तस्वीर के पास गए और उस पर जमी धूल हटाई। तस्वीर देखकर हम दोनों दंग रह गए। उसमें वही बूढ़ा आदमी, एक औरत और उनकी बेटी थी और वह बच्ची हूबहू रानी जैसी दिख रही थी। मैं घबरा गया, पीछे हटते हुए कुर्सी गिरा दी। तभी बूढ़ा आदमी ऊपर आने लगा। हमने तस्वीर तुरंत वापस वहीं रख दी। वह गुस्से में बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मैंने संभलते हुए कहा, बस ऐसे ही देख रहा था। यह तस्वीर किसकी है? इसमें आप तो हैं, लेकिन बाकी दोनों कौन हैं? उसकी आंखों में दर्द उतर आया और उदास स्वर में बोले, वह मेरी पत्नी और मेरी बेटी हैं, जो बहुत सालों पहले गुजर गए। मैं हैरान रह गया। क्या यही लड़की हमारी तलाश का कारण है? इसी ने मुझसे फोन पर मदद मांगी थी। रौनक ने पूछा, आपकी बेटी का नाम क्या था? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी बेटी का नाम रानी था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। वो तो वही नाम था। बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर होकर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हें फंसाया गया है। रौनक ने हैरानी से कहा, फंसाया? किसने और क्यों हमें फंसाना चाहेगा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं बताता हूं। उसने बोलना शुरू किया। करीब 10 साल पहले की बात है। मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे इसी इलाके में रहते थे। मैं एक कारखाने में नौकरी करता था, जिससे घर का खर्च ठीक ठाक चलता था। लेकिन एक दिन मेरा 6 साल का बेटा अचानक गायब हो गया। बहुत तलाश की, इश्तिहार तक छपवाए, मगर वह कभी नहीं मिला। फिर एक रात अजीब आवाजों ने मुझे नींद से जगा दिया। मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी और मेरी बेटी भी गायब थी। मैं नीचे उतरा। हमारे घर में एक पुराना तहखाना था, जहां हम कबाड़ रखते थे। आवाज वहीं से आ रही थी। जैसे ही नीचे गया, मेरी नजर सामने के दृश्य पर जम गई। मेरी पत्नी मेरे बेटे की लाश के सामने बैठी थी, काला जादू कर रही थी। मेरी बेटी उसके सामने सम्मोहित सी बैठी थी। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तूने मेरे बेटे को मार डाला, डायन! वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, उसकी मौत तो तय थी। जिसकी किस्मत में जाना लिखा है, वह जाएगा ही। मैंने अपनी बेटी को वहां से खींच लिया और अपने बेटे को कफन दे दिया। लेकिन मैं सदमे में था। मैंने पत्नी से पूछा, तूने ये सब क्यों किया? वह बोली, कमी हर चीज की है। तुमने मुझे क्या दिया? ना अच्छा घर, ना पैसे। मैंने शैतान को अपना भगवान मान लिया। देखो, कितने दिन से हमारी किस्मत चमक रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने पास रखा एक वास उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वह वहीं ढेर हो गई। मैंने खून साफ किया और उसकी लाश को ले जाकर लेक स्टेट की नदी में बहा दिया। लेकिन जब लाश बहा रहा था, तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। काले कौवे मंडराने लगे और अचानक एक लाल रोशनी मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो मुझे रोक रही थी, मगर मैं किसी तरह बचकर भाग आया। जब घर लौटा, मेरी बेटी परी गायब थी। मैंने बहुत खोजा, मगर वह कभी नहीं मिली। बूढ़ा आदमी फूट पड़ा, अब तुम बताओ, इतने सालों बाद मेरी बेटी तुम्हें कैसे फोन कर सकती है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने उसे सपने में देखा था और मैंने एक डायरी भी देखी थी, जिसमें लोगों की मौत के नाम लिखे थे। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर बोला, नहीं, उस डायरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसने हमें बाहर निकल जाने का इशारा किया। हमने विदा ली और नदी की ओर चल पड़े। मैं और रौनक नदी की ओर जा रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी में ठीक 1 बज रहे थे। हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी और माहौल बेहद खामोश था। हम दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। रौनक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, नदी के पास जाकर हमें कुछ मिलेगा? मैंने जवाब दिया, क्या पता? रौनक बोला, हम नदी से ज्यादा दूर नहीं हैं। मैंने कहा, हम सही कहा। हम नदी के किनारे पहुंचे। वहां हमने देखा कि एक आग जल रही है और उसके सामने एक लड़की बैठी थी। वह बड़ी अजीब नजरों से आग को देख रही थी। हम धीरे धीरे उसके पास गए। इस बार मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। वह रानी थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने ही मुझे फोन किया था? तुम यहां क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो? रानी बोली, तुम्हें मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। मैंने हैरानी से पूछा,
मैं तुम्हारे घर गया था, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? और अगर तुम किसी मुसीबत में नहीं हो तो मुझे क्यों फोन किया? उसने धीमे स्वर में कहा। मैं मुसीबत में ही हूं। मेरे पापा ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके चंगुल से भागकर यहां आई हूं। मैंने कहा, अगर तुम अपने पापा से भागकर यहां आई हो तो आग के सामने क्यों बैठी हो? कोई भी तुम्हें देख सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। रानी बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अब तक क्यों नहीं मारा? रानी ने कहा, उस डायरी के लिए जिसमें लोगों के नाम लिखे जाते हैं। रौनक ने पूछा, जब तुम्हारी माँ मारी गई थी तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? रानी बोली, मैं तब 6 साल की थी। अब मैं 16 साल की हूं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच में जिंदा हो? रानी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं जिंदा हूं। रौनक ने पूछा, और तुम्हारे पापा? रानी, नहीं पता। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, तो खेल शुरू किया जाए। हमने मुड़कर देखा, वहां रानी के पापा खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह खून सी लाल थीं। उनके पीछे से एक साया निकला और जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां भी रानी खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। मेरे पास भी रानी खड़ी थी और सामने भी रानी। मेरे पास वाली रानी बोली, वह नकली है, मैं असली हूं। सामने वाली रानी चिल्लाई, नहीं, मैं असली हूं, वह तुम्हें धोखा दे रही है। तभी उसके पापा ने कहा, इन दोनों में से असली को पहचानो वरना तुम सब मारे जाओगे। मैंने सामने खड़ी रानी से पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, हम मिले हैं। मैंने पूछा, कहाँ? वह बोली, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मिले जरूर हैं। फिर मैंने अपने पास वाली रानी से वही सवाल किया। उसने तुरंत कहा, हाँ, हम मिले हैं। मैं तुम्हारे सपने में आई थी, याद है? वही जगह जहां अजीब से भूत थे। मैंने कहा, हाँ, तुम ही असली हो। यह सुनते ही सामने खड़ी रानी बदल गई। उसकी आंखें भी खून सी लाल हो गईं। अब वह और उसके पापा हमें घूर रहे थे, जैसे हमें अभी नोच डालेंगे। हम तीनों वहां से भाग निकले और एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर रुके। एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ जंगल। रानी बोली, मेरे पीछे आओ। हम उसके पीछे पीछे चलते हुए एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर एक औरत बैठी थी। उसने हमें देखकर स्वागत किया और अंदर बुलाया। कुछ ही पल में नकली रानी और उसके पापा झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। वे चिल्ला रहे थे, बाहर आओ, आज कोई नहीं बचेगा। रानी की मां ने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा, रानी की मां के हाथ में वही किताब थी। वह किताब खोलते हुए रो रही थी। दिल तोड़कर उसने अपने पति का नाम उसमें लिख दिया। अगले ही पल बाहर खड़े उसके पति पर एक विशाल पेड़ गिरा और वहीं उनका अंत हो गया। लेकिन नकली रानी जोर से हंसी, तुमने उसे तो हरा दिया, पर मुझे नहीं हरा पाओगी। मैं जो लेने आई हूं उसे लेकर ही जाऊंगी। रानी की मां ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसने किताब की ओर देखा। आखिरी पन्ने पर कुछ खाली जगह बची थी। वह अपनी बेटी का नाम उसमें नहीं लिखना चाहती थी। तभी एक काला साया प्रकट हुआ। उसने कहा, नीरजा, तुम्हें अपना वादा याद है? खुशहाल जिंदगी के बदले तुमने अपने दोनों बच्चों की रूह मुझे देने का वादा किया था और तुम्हारी बेटी मेरी रानी बनेगी। बाहर बारिश तेज हो गई। हवाएं तूफानी हो उठी, मानो कयामत आ गई हो। नीरजा चिल्लाई, नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। साया गरजा, इस बार धोखा मत देना, मुझे उसकी रूह चाहिए। मैंने कहा, पर आंटी, आपको तो नदी में डुबाकर मार दिया गया था। नीरजा बोली, नहीं, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी और आज मेरी गलती से मेरी बेटी की जान खतरे में है। रौनक ने कहा, आंटी, आप चाहें तो रानी का नाम लिख दीजिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। नीरजा बोली, मैं एक मां हूं, अपनी बेटी का नाम कैसे लिख दूं? तभी रौनक ने जबरदस्ती किताब छीनी और उसमें रानी का नाम लिख दिया। नीरजा चीखी, ये तुमने क्या कर दिया? वह किताब अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। उसी वक्त काला साया और भी शक्तिशाली हो गया। उसके हाथ में एक छड़ी प्रकट हुई। उसने छड़ी उठाई और रानी का नाम लिया। छड़ी से एक विशाल सांप निकला और रानी की ओर झपटा। लेकिन उसी पल रानी की मां उसकी ढाल बन गई। सांप ने उसकी रूह निगल ली। नीरजा की रूह उस शैतान को मिलते ही वह साया कमजोर होकर पीछे हट गया और गायब हो गया। किताब वहीं जलकर राख हो गई। हमने रानी को अपने साथ लिया और घर लौट आए। अपने परिवार को सब कुछ बताया और आखिरकार मेरे पापा ने रानी को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
उम्मीद है आपको ये कहानी रहस्यमयी और डरावनी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।